हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट डे हमने सेंटेंस की टाइप्स को पढ़ा। अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर दोनों टाइप्स को हमने देखा। फर्स्ट वाले अर्थ के आधार पर हमने 5 डिफरेंट टाइप्स को देखा, जिसमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने बनावट के आधार पर देखा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। आज आपको मैं सेंटेंस के प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूँ और आप आज इसमें प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस को देखकर आप पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कौन से कैटेगरी का सेंटेंस है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जितने भी एग्ज़ाम्स आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं, अगर सेंटेंस टाइप से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, जिनमें एक सेंटेंस दिया गया होता है और नीचे उसके ऑप्शंस 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको बताना होता है कि वो सेंटेंस कौन से सेंटेंस की टाइप्स में आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, पहला आपका सेंटेंस है माई लिटिल सिस्टर हैज़ अ स्टोरी बुक। इसके स्ट्रक्चर को आप देखिए, माई लिटिल सिस्टर हैज़ अ स्टोरी बुक। इसमें सब्जेक्ट रखा गया है माई लिटिल सिस्टर फर्स्ट प्लेस पे, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब है हैज़, या वर्ब कह सकते हैं आप इसको, और अ स्टोरी बुक एक ऑब्जेक्ट है। मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देखिए आप, एक्सक्लेमेटरी में तो आता नहीं है, इंट्रोगेटिव में अगर होता तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती या WH वर्ड आता, इंपरेटिव में तो सब्जेक्ट आता ही नहीं, आपने पढ़ा है वर्ब से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव भी कहा जाता है या असर्टिव भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था लास्ट डे इसके बारे में। सो ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस का होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंजर्ड इन दैट एक्सीडेंट। अब इसमें देखिए आप 4 ऑप्शंस हैं इंपरेटिव, ए इंपरेटिव, बी डिक्लेरेटिव, सी इंट्रोगेटिव, डी एक्सक्लेमेटरी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंजर्ड इन दैट एक्सीडेंट। पहली चीज़ ये कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये एक पहचान होती है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है। पहली चीज़ ये हो गई। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन मार्क अगर नहीं भी लगा है तब भी आप वो अटेम्प्ट फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता तो आप कैसे जानते हैं सेंटेंस कौन से कैटेगरी में आता है। देखिए, अच्छा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी क्या होता है, ये एक WH वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, और स्टूडेंट इसके साथ में लगा हुआ ऑब्जेक्ट है। कुछ ही क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इनके साथ में ऑब्जेक्ट लगकर आता है। इन पर आप ध्यान दीजिए, विच, हुज, हाउ मैनी और हाउ मच, ये कुछ ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है। ये जब भी ये हिंदी में बोले जाएं या इंग्लिश में, इनके साथ में प्रश्नवाचक शब्द लगा ही होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तो कौन सा शब्द बोलने के बाद इसके ठीक बाद हम हिंदी में भी रंग को रखते हैं। कौन सा रंग, यहाँ पे कौन सा शब्द प्रश्नवाचक शब्द होता है और रंग जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। सेम चीज़ आपको फॉलो करनी होती है इंग्लिश में भी। आप अगर कौन सा के लिए विच बोलते हैं तो आगे आपको कलर रखना पड़ता है। कलर क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया। सो कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट भी लगा होता है। हाउ मैनी उन्हीं में से एक है। सो यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक शब्द हाउ मैनी स्टूडेंट्स मीन्स कितने विद्यार्थी, ये पूरा प्रश्नवाचक शब्द हुआ। सो हम ये कह सकते हैं कि ये हुआ WH वर्ड, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और उसके बाद इंजर्ड हमारी मेन वर्ब हो गई। अगर हम इतने से ही समझें कि अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक शब्द लगा होता है तो वो एक्सक्लेमेटरी तो नहीं होगा, वो डिक्लेरेटिव भी नहीं होता क्योंकि वो सिंपल सेंटेंस नहीं है, इंपरेटिव भी नहीं होगा, बचता है इंट्रोगेटिव। सो ये सेकंड अटेम्प्ट में हमने क्लियर किया कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होगा। नेक्स्ट है डू यू हैव एनी आइडिया
व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। अब इस सेंटेंस में देखिए, इसमें भी एक तरीका तो पहचानने का ये है कि ये सेंटेंस इंट्रागेटिव का है, क्वेश्चन मार्क इसमें लगा हुआ है। अगर वो क्वेश्चन मार्क नहीं होता है तो हम कैसे पहचानेंगे? इसमें भी डू एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगी है तो सीधी सी बात, अच्छा हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो ये इंट्रागेटिव का स्ट्रक्चर बनता है। मीन्स ये डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा, इंट्रागेटिव होगा। नेक्स्ट है आई हैव नेवर सीन एन एलिफेंट लाइक दिस। इसे देखिए आप, अब इसमें स्टार्टिंग में एक सब्जेक्ट लगा हुआ है। अगर सब्जेक्ट लगा हुआ है जिस सेंटेंस में, वो इंट्रागेटिव तो नहीं होगा। अगर वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड होता तो ये इंट्रागेटिव होता। इसका मतलब ये इंट्रागेटिव नहीं है। एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन सिंबल वगैरह नहीं रखा गया है। अब उसके बाद बचता है आपका इम्परेटिव भी नहीं है क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं लगा होता। तो बचता हमारे पास क्या है? डिक्लेरेटिव। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, या आप ये भी कह सकते हैं इसमें नेवर शब्द लगा है तो ये भी सेंटेंस एक नेगेटिव सेंस को प्रोड्यूस करता है। आपने पढ़ा है कि अगर किसी सेंटेंस में नो, नॉट और नेवर लग जाता है तो वो सेंटेंस निगेशन को दिखाते हैं, नकारात्मकता को दिखाते हैं। सो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब और साथ में एक निगेशन वाला वर्ड लगा है। मीन्स ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव है। और डिक्लेरेटिव में आप थोड़ा इसको क्लियर समझिए कि ये सेंटेंस निगेटिव का सेंटेंस है। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस आते हैं असर्टिव में, और उसी असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव भी कहा जाता है। तो ये सेंटेंस निगेटिव का हुआ। नेक्स्ट है हाउ मैनी आवर्स डू यू रीड पर डे। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सेंटेंस इंट्रागेटिव का हो गया। ठीक है, इंट्रागेटिव। हाउ मैनी आवर्स, सेम पहले की तरह इसमें भी हाउ मैनी वर्ड आया है, एक प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द पहले आने का मतलब वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, इम्परेटिव, डिक्लेरेटिव नहीं होगा, इसका मतलब वो इंट्रागेटिव ही होगा। नेक्स्ट है फार्मर्स प्लाउ देयर फील्ड्स। सब्जेक्ट पहले आया है, उसके बाद प्लाउ वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट आया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रक्चर है जो किस सेंटेंस में आएगा? आपके डिक्लेरेटिव में, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी इंट्रागेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव सेंटेंस ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट है डू यू नो मी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब साफ है कि ये सेंटेंस इंट्रागेटिव का है। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। सेकंड ये कि अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगी हो, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, देन वर्ब रखी गई है। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई तब भी वो इंट्रागेटिव सेंटेंस ही होता है। यहाँ इंपरेटिव, डिक्लेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी ये नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है शी हैज 6 मैंगोज। देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे, सब्जेक्ट पहले है शी, देन हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट मीन्स वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर भी इंट्रागेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी का नहीं होता, डिक्लेरेटिव। यहाँ पे आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड टू दिस सेमिनार। फिर से देखिए आप वही सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को कि एक तो क्वेश्चन वर्ड, आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, इस मार्क से भी आप पहचान सकते हैं कि ये इंट्रागेटिव होगा। सेकेंड थिंग ये कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होती है तभी वो सेंटेंस इंट्रागेटिव ही होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इंट्रागेटिव में ही आते हैं। नेक्स्ट है वाओ व्हाट एन आइडिया। अब देखिए इसमें एक वर्ड है स्टार्टिंग में आया हुआ है जो कि एक इंटरजेक्शन है और साथ में ये सिंबल भी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम ये सोचें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ये सिंबल लगते हैं, कहीं बीच में नहीं। जबकि एक्सक्लेमेटरी में एक सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड के बाद ये सिंबल लगा होता है और ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी
को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ ये इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा। नेक्स्ट है कैन यू प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। फिर वही क्वेश्चन मार्क मीन्स सेंटेंस इंट्रोगेटिव का ही होगा। अगर आप हम देखें इससे कि कैन क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब कैटेगरी में ही आती है। देन सब्जेक्ट है और उसके बाद एक रिक्वेस्ट वाला वर्ड प्लीज करके ब्रिंग यहाँ पे वर्ब है। सो यहाँ पर भी कैन यू का मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव में ही होते हैं। नेक्स्ट प्लीज बी सीटेड, सीटेड यहाँ पे होगा, प्लीज बी सीटेड। अब देखिए जब किसी सेंटेंस में यहाँ स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट नहीं मिला, अगर सब्जेक्ट नहीं मिला तो डिक्लेरेटिव नहीं होगा, क्योंकि डिक्लेरेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है। उसके बाद प्लीज कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव भी नहीं होगा। अब इसमें सेंटेंस में कहीं पर भी सरप्राइज की बात भी नहीं है, सडन फीलिंग्स की बात नहीं है, तो ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होगा, बचता है इंपरेटिव। अच्छा इंपरेटिव कैसे होगा, प्लीज़ हम जब सेंटेंस में बोलते हैं तो वहाँ पे हम निवेदन करते हैं, एक अनुरोध करते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर ही ये सभी चीज़ें आती हैं, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो रिक्वेस्ट हो, और चाहे वो एडवाइस हो, ये तीनों के तीनों इंपरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं। और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट वाले कैटेगरी में है। कुड यू प्लीज़ अलाउ मी टू स्पीक फॉर अ मिनट, इसमें भी देखिए आपके कुड क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी, या कह सकते हैं आप एक हेल्पिंग वर्ब की तरह पे ये यूज हुआ है। हेल्पिंग वर्ब का शुरू में आना इसका मतलब साफ है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का ही होगा, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी या डिक्लेरेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज आई हैव बीन टू दिल्ली। यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ गया, सब्जेक्ट पहले आने का मतलब ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा, इंपरेटिव नहीं होगा, ये भी एक सीधी पहचान है इसकी। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना और उसके बाद ऑब्जेक्ट का आना, ये सभी डिक्लेरेटिव में ही होता है, जिसे हम असर्टिव भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज दीज गाइज आर डेंजरस। यहाँ पर भी वही चीज़ है, दीज गाइज, दीज इज एक एडजेक्टिव की तरह लगा हुआ है गाइज के लिए। यहाँ पे मेन हमारा सब्जेक्ट, गाइज जो है वो सब्जेक्ट है, दीज उसमें एडजेक्टिव तो लगा हुआ है, दोनों मिलाकर सब्जेक्ट हुआ। ये सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब एंड द लास्ट वन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, ये भी एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर डिक्लेरेटिव में ही होता है, ये तीनों आंसर यहाँ पे नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज सम पीपल हैव 300 हाउसेस इन द विलेज। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, सम पीपल मीन्स हमारा सब्जेक्ट, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आता है। सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हुआ, ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होंगे। देन डू यू हैव अ पेंसिल, सेम कंडीशन देखिए, डू एक हेल्पिंग वर्ब है, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर हेल्पिंग वर्ब लगी होती है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होगा, यहाँ बाकी तीन ऑप्शन रॉन्ग होंगे। हाउ टू रिमूव फेस मास्क एट होम विदाउट पीलिंग एलिमेंट्स। देखिए फिर से यहाँ पे वही आ गया है, यहाँ पे हाउ टू की जगह हाउ डू यू बेहतर होगा, हाउ डू यू रिमूव फेस मास्क एट होम विदाउट यूजिंग पीलिंग एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप सेम कंडीशन, एक है आपकी क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आया हुआ है, एक WH वर्ड, WH वर्ड आने का मतलब स्टार्टिंग में वो सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव का, यहाँ पे इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या डिक्लेरेटिव ऑप्शन रॉन्ग होगा। देन प्लीज कम टू माई होम दिस इवनिंग, सेम कंडीशन यहाँ पे है। प्लीज जिस सेंटेंस में लग जाता है वो दिखाते हैं निवेदन को, एक तरह से रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस आते हैं इंपरेटिव में, यहाँ पे डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही नहीं होंगे। नेक्स्ट है सनराइजेस इन द ईस्ट, वही सेम कंडीशन, सन सब्जेक्ट है, देन राइजेस वर्ब और सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये स्ट्रक्चर डिक्लेरेटिव में होता है, यहाँ पे इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव नहीं होगा। आई हैव अ डॉग हिज नेम इज टॉमी, सेम कंडीशन इसमें भी है, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, ये भी स्थिति डिक्लेरेटिव में ही होती है, बाकी तीन ऑप्शन रॉन्ग होंगे। इज शी गोइंग टू कट हर हेयर, यहाँ पे
सेंटेंस की स्टार्टिंग इज से हुई है, हेल्पिंग वर्ब का पहले आना, इसका मतलब ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव नहीं होगा, ये इंट्रागेटिव का सेंटेंस है क्योंकि इंट्रागेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। नेक्स्ट, हैविंग 2 cats इन द हाउस इज़ अ गुड थिंग। अब यहाँ देखिए इसमें हैविंग 2 cats इन द हाउस इज़ अ गुड थिंग, ये भी एक तरह का सेंटेंस। देखिए इसमें अगर हम इस सेंटेंस को देखें थोड़ा सा चेंज करके पैटर्न को, इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं है, इसीलिए सरप्राइज वाला वर्ड ना आने से ये एक्सक्लेमेटरी तो नहीं होगा। नेक्स्ट, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आई है, इसके लिए ये इंट्रागेटिव भी नहीं होगा। अब इसमें कोई एडवाइस या रिक्वेस्ट या ऑर्डर नहीं किया गया तो ये इंपरेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये एक असर्टिव का सेंटेंस है। ये सेंटेंस बना हुआ है एक अलग पैटर्न से, एक पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है, हैविंग 2 cats। यहाँ पे एक वर्ब के एनजी फॉर्म को यूज़ किया गया है, हैव की एनजी फॉर्म हैविंग को। उसके बाद इन द हाउस, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, हैविंग 2 cats इन द हाउस। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगी हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब्जेक्ट है, देन ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बाकी जो बच जाता है वो ऑब्जेक्ट कैटेगरी में आता है। सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे वो स्ट्रक्चर हुआ। ओके, सो नेक्स्ट वन इज डू यू हैव अ रेड पेन। डू मीन्स एक हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आना मीन्स ये एक इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। आई एम गोइंग टू सेंड द लेटर टुडे, यहाँ पर भी सब्जेक्ट आई है, एम एक हेल्पिंग वर्ब, सो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फॉर्म, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पे इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी ऑप्शन रॉन्ग है, ये नहीं होंगे। डू यू हैव अ रेड पेन, डू यू हैव अ रेड पेन, ये इंट्रोगेशन का यहाँ पे एक मार्क, दूसरा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का पहले आना, ये दोनों के दोनों इंडिकेट करते हैं कि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव का होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। आई एम गोइंग टू सेंड द लेटर टुडे। ओके, नेक्स्ट, आर यू द वन हु बोर माई लेग। यहाँ पर भी देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है, आर, हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है, देन उसके सब्जेक्ट है। सो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आना ये इंट्रोगेटिव में ही होता है। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होंगे। बीइंग अ ह्यूमन इज़ नॉट गुड, यहाँ पे पहली चीज़ तो ये कि नॉट लगा हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि नॉट लगा है, ठीक है, कि ये नेगेशन में जाएगा। अच्छा ठीक है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस का ऑप्शन नहीं है। थोड़ा हम और पैटर्न चेंज करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें कुछ भी एडवाइस नहीं दी जा रही है, ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये इंपरेटिव तो नहीं होगा क्योंकि कुछ भी करने की बात तो की नहीं गई इसमें कोई भी सरप्राइज या एक्सक्लेमेशन का मार्क नहीं है, तो ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होगा। बचता है इंट्रोगेटिव, तो इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, तो ये इंट्रोगेटिव भी नहीं होगा। अब ऑप्शन हमारा डिक्लेरेटिव। क्यों होता है ऐसे? आप अगर देखें तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के पहले का जो पार्ट है ये पूरा पार्ट एक सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब के पहले का पार्ट सब्जेक्ट है, बीइंग अ ह्यूमन, सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये स्ट्रक्चर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ही होता है। आई हैव एन एलिफेंट इन माई विलेज, वही सेम कंडीशन है। आई मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, देन बाकी जो है वो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कह सकते हैं आप उसको, और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर भी डिक्लेरेटिव का ही होता है। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हैं। देन वी वॉन, वी वॉन एक नॉर्मल सेंटेंस दिया गया है, वी वॉन। अब यहाँ पे सेंटेंस के बाद एक मार्क है, सिंबल है, वो सिंबल होता है इंटरजेक्शन का सिंबल या कह सकते हैं एक्सक्लेमेशन का सिंबल। ओके, ये सिंबल 2 सेंटेंस में लगते हैं, या तो ये लगते हैं ऑप्टेटिव में या ये लगते हैं एक्सक्लेमेटरी में। अब चूंकि इसमें ऑप्टेटिव का ऑप्शन नहीं है तो एक्सक्लेमेटरी ही सही होगा।
अब कैसे हम जाने कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि एक्सक्लेमेटरी? ऑप्टेटिव सेंटेंस के लास्ट में ये सिंबल लगाया जाता है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर या तो किसी को ब्लेसिंग देनी होती है, आशीर्वाद देना, तो आशीर्वाद वाले सेंटेंस आते हैं ऑप्टेटिव में, या तो कर्स देना होगा, मीन्स श्राप वाले सेंटेंस आते हैं ऑप्टेटिव में। इसके अलावा अगर किसी को विश करना है वो सेंटेंस भी ऑप्टेटिव का पार्ट होते हैं, और बाकी इसमें नहीं आते। और एक्सक्लेमेटरी क्या है? एक्सक्लेमेटरी के अंदर हर वो चीज़ जो जुड़ी होती है सरप्राइज से, सरप्राइज से जुड़ी हो, आपकी फीलिंग्स से जुड़ी हो, सैडनेस हो, एंजॉय हो, कुछ भी चीज़ें हो, ये सब के सब इसमें हैं। अब यहाँ पे वी वॉन का मतलब किसी चीज़ को हम जीते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है वो है हर्ष का, मीन्स वो आप ये भी कह सकते थे कि हुर्रा वी वॉन। इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया, छिपाया गया है, लेकिन सेंस है किस चीज़ का? अत्यंत खुशी का। जहाँ पे अत्यंत खुशी की बात होती है वो सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी के ही होते हैं। सो वी वॉन इंडिकेट करता है खुशी की तरफ, तो ये सेंटेंस भी होता है किसका? एक्सक्लेमेटरी का। नेक्स्ट वन इज यू आर अमेजिंग। ये सेंटेंस यू आर अमेजिंग, यहाँ पर भी वो सिंबल है। अब सवाल ये है कि ऑप्टेटिव होगा या नहीं। मैंने बताया आपको कि ऑप्टेटिव में ब्लेसिंग, कर्सिंग, विश ये सभी ही होते हैं। इन तीनों के अलावा अगर किसी सेंटेंस में ये सिंबल लगा हुआ है तो वो एक्सक्लेमेटरी का होगा। दूसरी चीज़ यू आर अमेजिंग, यहाँ पे अच्छा ये डिक्लेरेटिव क्यों नहीं हो सकता? डिक्लेरेटिव क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और एक एडजेक्टिव के तौर पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे एडजेक्टिव रखा हुआ है, तो ये क्यों नहीं हो सकता डिक्लेरेटिव? वो भी देख लीजिए आप। ये डिक्लेरेटिव होता, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सरप्राइज में बोला गया है। इसमें सरप्राइज को दर्शाया जा रहा है। जब हम किसी की कोई परफॉर्मेंस को देखते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, हम कहते हैं यू आर अमेजिंग, ये हम आश्चर्य में बोलते हैं, सरप्राइज में। और सरप्राइज वाले सेंटेंस डिक्लेरेटिव नहीं होते, वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो बाकी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। सो एक्सक्लेमेटरी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट वन इज आई एम रियली मिसिंग द आइसक्रीम। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज़, सब्जेक्ट आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब एम, बाकी रियली एडवर्ब के तौर पे मिसिंग वर्ब है, ठीक है। सो ये वाला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना ये डिक्लेरेटिव में ही होता है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट इज शट द बैक डोर। अब यहाँ देखिए ये सेंटेंस शट द बैक डोर, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मिसिंग है। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी वर्ब से होती है, वो सेंटेंस इम्परेटिव ही होते हैं। और ऐसे सेंटेंस में 3 चीज़ें दर्शाई जाती हैं, या तो किसी को ऑर्डर देना होगा, या किसी को रिक्वेस्ट करना होगा, या किसी को एडवाइस देनी होगी। इन तीनों वाले के सेंटेंसेस ही इसमें आते हैं। शट द बैक डोर, ये किसी को कहा जा रहा है पिछला दरवाज़ा बंद करने के लिए। ये एक सिंबल है जो ये भी डिसाइड करता है कि कहीं एक्सक्लेमेटरी ना हो, लेकिन नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तब होते हैं जब उसमें सरप्राइज हो, और यहाँ पे सरप्राइज की बात नहीं कही गई है, यहाँ एक ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये सरप्राइज तो नहीं होगा क्योंकि वो ऑर्डर है। और ऑर्डर होने के नाते अच्छा ये सिंबल लगा क्यों यहाँ पे? जब किसी चीज़ को हम जोर देकर बोलते हैं, ज़्यादा जोर देकर बोलने से या एकाएक बोल देने से वहाँ पे ये सिंबल लग जाता है। लेकिन ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव में होगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज इट्स अ गर्ल। इट्स अ गर्ल, ये सेंटेंस देखिए आप, एक तरफ कहीं इट हमारा सब्जेक्ट बन जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इज का, ये एक हेल्पिंग वर्ब बन जा रही है, उसके बाद इसको बताया जा रहा है एक नाउन तौर पे, ये ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट ये इशारा करता है कहीं ना कहीं डिक्लेरेटिव की तरफ, डिक्लेरेटिव तरफ, ठीक है। लेकिन आप अगर देखें यहाँ पे तो ये सिंबल जो है वो दर्शा रहा है कि ये बात जब बोली गई है वो बात
सरप्राइज में बोली गई है। जब हम कहते हैं इट्स अ गर्ल, यह एक लड़की है, ये बात सरप्राइज में बोली गई है, तभी ये सिंबल लगा हुआ है। और अगर कोई बात सरप्राइज में बोली गई हो तो वो एक्सक्लामेटरी होती है। बाकी तीन ऑप्शन यहाँ पे किसी काम के नहीं, ठीक है। यहाँ डिक्लेरेटिव तो नहीं होगा, अगर ये सिंबल नहीं होता और फुल स्टॉप लगा होता तो ये डिक्लेरेटिव हो सकता था। नेक्स्ट वन इज यू आर अमेजिंग, सेम कंडीशन है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी फिर से आई हुई है, ठीक है। यू आर अमेजिंग करके देखो, जो पहले था वही इसमें भी फिर से है। यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक एडजेक्टिव लगा, लेकिन यहाँ पे सिंबल होता है एक्सक्लेमेटरी का, क्योंकि ये बोला गया है सरप्राइज में, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी होगा। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट वन इज आई एम रियलिंग मिसिंग द आइसक्रीम, ये भी वही चीज़ है। सब्जेक्ट आई, एम एक हेल्पिंग वर्ब है और बाकी आपका एक वर्ब ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर भी डिक्लेरेटिव में ही होता है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट वन, पास द ग्रेवी प्लीज। देखिए यहाँ पे भी इस सेंटेंस में एक शब्द लगा है प्लीज। प्लीज दिखाता है निवेदन को, रिक्वेस्ट को, तो कहीं ना कहीं ये भी क्लियर हो गया कि अगर प्लीज लगा है तो ये सेंटेंस इम्परेटिव का होगा। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे इस सेंटेंस के पहले किसी कर्ता को नहीं रखा गया, सब्जेक्ट को नहीं रखा गया है। तो एक तरीका और मिला आपको कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरुआत में नहीं होते हैं, शुरुआत एक वर्ब से होती है, वो सेंटेंस भी होता है इसका इम्परेटिव का। तो ये दो तरीके से आपने देखा कि ये सेंटेंस इम्परेटिव का होगा, बाकी ऑप्शन इसमें नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज बी नाइस टू योर पेट्स। फिर वही बात है, यहाँ पे इसमें कोई भी सिंबल एक्सक्लेमेशन का नहीं है और बात सरप्राइज की न होने के नाते ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो होगा नहीं। इसमें कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं रखा गया है, कोई हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में नहीं आने के नाते ये इंट्रोगेटिव भी नहीं होगा। अब इसके में कोई सब्जेक्ट पहले नहीं आया है, इसके लिए ये डिक्लेरेटिव भी नहीं होगा, बचता है इम्परेटिव। ये इम्परेटिव होगा, क्यों? क्योंकि बी एक वर्ब है, कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है। बी नाइस टू योर पेट्स, अपने पेट्स के साथ में अच्छे से रहो, रहने की बात हो रही है। बी मतलब होना या रहना होता है। तो अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से होती है, वर्ब पहले आने का मतलब होता है कि सेंटेंस वो इम्परेटिव का होगा। नेक्स्ट वन इज पास द ग्रेवी प्लीज हो गया। Be nice to your pets. Okay, make sure to switch off the phone before sleeping. अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है, make sure to switch off the phone before sleeping. Make एक वर्ब है, make means किसी चीज़ को करना, होने देना, करवाना, बहुत सारे सेंस में make को यूज़ करते हैं हम, है तो वो एक वर्ब ही। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में वर्ब आना, हमें पूरे सेंटेंस को पढ़ने से यहाँ मतलब नहीं है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर वर्ब आई हुई है और उसके बाद बताया जा रहा है करने के लिए, यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे कुछ नहीं है और सेंटेंस के स्टार्टिंग वर्ब से हो रही है तो वो सेंटेंस इम्परेटिव का होगा, बाकी ऑप्शन से यहाँ मतलब नहीं है। नेक्स्ट वन इज प्लीज बी क्वाइट। इम्परेटिव का सेंटेंस है क्योंकि प्लीज एक रिक्वेस्ट वाला वर्ड पहले आ गया, बी वर्ब है, क्वाइट बताया जा रहा है उसको रहने के लिए एक एडजेक्टिव के तौर पे। ओके, सो अगर प्लीज़ पहले आता है तो वो इम्परेटिव होगा, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं था। वेट फॉर मी, वेट मीन्स इंतज़ार करना, मीन्स ये भी एक वर्ब है। सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब का आना इम्परेटिव के होने की तरफ संकेत देता है। गेट इन भी वही चीज़ है, गेट इन भी एक वर्ब है, किसी मामले में पढ़ना, अंदर आना, कई चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो ये वर्ब होने के नाते ये भी सेंटेंस इम्परेटिव का ही है। ओके, नेक्स्ट वन इज गेट आउट। गेट आउट हम अक्सर बोलते हैं, ये भी एक वर्ब है। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो खुद तो वर्ब है लेकिन उनका प्रयोग किसी प्रीपोजिशन को साथ में लगाकर किया जाता है और यही वर्ब कही जाती है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मतलब ऐसी वर्ब जो एक शब्द में ना हो, एक से अधिक शब्द में प्रयोग की जाए, फ्रेजल वर्ब कहते हैं उसको। मीन्स ऐसी वर्ब जो ग्रुप में आती है, एक से अधिक शब्दों से बनी हुई क्रियाएं फ्रेजल वर्ब में आती हैं। अब ये प्रीपोजिशन को लगाकर बनाई गई है वर्ब है। सो गेट आउट ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है
और ऑर्डर भी आता है इम्परेटिव में। दूसरा तरीका ये है कि इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट न होना भी इशारा करता है इम्परेटिव की तरफ। सो ये दोनों तरीके से हम देख सकते हैं सेंटेंस को कि ये इम्परेटिव का है। ओके, मेक श्योर टू स्विच ऑफ द फैन, इसके पहले लाइट था, ये फैन है। मेक श्योर वही चीज़ है, मेक श्योर मीन्स एक वर्ब को पहले रखना, इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन, यू नीड टू स्विच ऑफ द फोन बिफोर एंटरिंग टू द स्कूल। यहाँ पे यू एक सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे है, देन नीड एक वर्ब है। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये स्ट्रक्चर डिक्लेरेटिव में ही होता है, बाकी इंट्रोगेटिव नहीं होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आई, सरप्राइज की बात है नहीं, एक्सक्लेमेटरी होगा नहीं, और कोई भी चीज़ के लिए यहाँ पे वो सलाह आदेश नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वो इम्परेटिव भी नहीं होगा। बचा क्या, डिक्लेरेटिव। ये एक असर्टिव का सेंटेंस है, असर्टिव का, या कह सकते हैं आपकी ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट वन इज आई हैव अ कार विद नो रूफ। सेंटेंस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगा है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना, इसका मतलब ये डिक्लेरेटिव का सेंटेंस है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए इसमें यहाँ पे एक वर्ब की फॉर्म है, प्ले की फॉर्म प्लेइंग। ओके, आप देखिए कि जब कभी किसी वर्ब की फॉर्म, एक वर्ब की टोटल फॉर्म कितनी होती हैं आप देख लीजिए। जैसे प्ले एक वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है, सेकंड फॉर्म इज़ प्लेड, इसे हम पास्ट में यूज़ करते हैं, और थर्ड फॉर्म भी इसकी प्लेड होती है, ये परफेक्ट टेंस में होता है यूज़। देन नेक्स्ट वन फोर्थ फॉर्म जो होती है वो होती है प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर उसको हम बनाते हैं, और लास्ट होती है प्लेज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़कर बनाई जाती है। ये वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स हैं। अब देखिए आपकी जब हम किसी सब्जेक्ट के बाद इनको यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद, तो ये अलग अलग फॉर्म को चेंज करके यूज़ होती हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी वर्ब, बेसिकली आप इसकी बात हम कर रहे हैं प्लेइंग। ये अगर आपको कभी वर्ब के प्लेस पे तो ये अक्सर मिलती हैं सब्जेक्ट के बाद, जैसे ही इज़ प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ऐसे हम बोलते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ में इन्हें हम यूज़ करते हैं। अगर ये आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे मिल जाएं, सब्जेक्ट के प्लेस पे, तब वहाँ पे ये वर्ब नहीं रहती है, वो एक नाउन की तरह प्रयोग होती है, एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होती है। यहाँ पे जैसे सेंटेंस में प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, वो एक काम को बताया जा रहा है, यहाँ पे एक काम के लिए, काम, या कह सकते हैं कि एक किसी कार्य का नाम बताया जा रहा है, ये एक नाउन है यहाँ पे। सो ये प्लेइंग शब्द जो है वो एक नाउन है, और प्लेस कौन सा है उसका, सब्जेक्ट का। आप ये भी कह सकते हैं कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट के प्लेस पे हम यूज़ करते हैं तब वो वर्ब नहीं रह जाती, तब वो एक सब्जेक्ट बन के या नाउन बन के प्रयोग होती है। इसे ही जीरंड कहा जाता है, जीरंड, ठीक है। सो यहाँ पे प्लेइंग क्या है, एक नाउन है। प्लेइंग फुटबॉल, ये दोनों मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाया गया है। प्लेइंग फुटबॉल मीन्स फुटबॉल खेलना, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया गया है। सो अगर हम ये मान लें कि ये सब्जेक्ट है, प्लेइंग फुटबॉल सब्जेक्ट है, और उसके बाद इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, बाकी जो बचता है वो ऑब्जेक्ट कैटेगरी में चला गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बन के निकलता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्रक्चर डिक्लेरेटिव में ही होता है। इसमें सरप्राइज न होने के नाते एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा, क्वेश्चन पूछा नहीं गया इंटरोगेटिव नहीं होगा, और कुछ करने के लिए नहीं कहा गया है, इसके लिए इम्परेटिव भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज हैविंग टू वाइफ्स इज नॉट इन दिस सोसाइटी। ओके, देखिए वही चीज़ फिर से आती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी बीच में है, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में नहीं आई तो वो इंट्रोगेटिव तो नहीं होगा, इसमें सरप्राइज की बात नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा, कुछ करने के लिए नहीं कहा गया तो इम्परेटिव नहीं होगा, बचता है डिक्लेरेटिव। कैसे, अगर इज़ हेल्पिंग वर्ब है तो उसके पहले का जो पार्ट होगा वो एक सब्जेक्ट होगा, इसके बाद का जो पार्ट होगा वो एक ऑब्जेक्ट कैटेगरी में आएगा, हेल्पिंग आपके वर्ब के बाद। ओके, सो इस तरह से ये सेंटेंस भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में डिवाइड हुआ और डिक्लेरेटिव बन जाता है। नेक्स्ट वन इज
हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज़। देखिए फिर से, हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज़, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इस सिंबल को यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये सिंबल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए इस सिंबल को यहाँ पे? जब कभी किसी इंट्रोगेटिव वाले वर्ड को या प्रश्नवाचक शब्द को रखा जाता है सेंटेंस में, अगर ये एक क्वेश्चन वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब को इसके बाद होना चाहिए था, इसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब रहती है। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर यही होता है कि पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर सब्जेक्ट और देन मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट रहता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये होता है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। तो इसमें सिंबल भले ही लगा है लेकिन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दिस सिटी एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना ये इंडिकेट करता है सिंपल सेंटेंसेस को, न कि इंट्रोगेटिव को। ये जो सिंबल है इसके प्लेस पे सिंबल एक्सक्लेमेशन का होना चाहिए, और ये सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी का। हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज़। सुन के लग रहा है कि ये सिटी को देखकर सरप्राइज होकर ऐसे बोलते हैं, हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज़। तो ये सरप्राइज वाली फीलिंग है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही होती है। नेक्स्ट वन इज डोंट टॉक गेट आउट। डोंट टॉक गेट आउट। डोंट, लास्ट डे पढ़ा था आपने कि अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में डोंट लगा होता है तो वो सेंटेंस इंपरेटिव का ही होता है, किसी चीज़ के लिए निषेध करना, मना करना या रोकना डोंट दर्शाता है इंपरेटिव को। वैसे भी गेट आउट को देखा मैंने रिसेंटली एग्जांपल्स में, गेट आउट तो इंपरेटिव का था ही, वही करने के लिए यहाँ मना किया जा रहा है, बस वो भी इंपरेटिव का ही है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लीज हेल्प मी। ये सिंबल यहाँ पे प्लीज हेल्प मी, प्लीज लग गया तो वो निवेदन वाला सेंटेंस हो गया। ओके, आई एम सो मैड एट हर, ये भी सेंटेंस यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और बाकी चीज़ें मिला के एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ की गई हैं। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट दिखाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को। गॉड आई एम इन हेवन, ये एक सरप्राइज है, लोग खुशी में बोलते हैं ओ गॉड आई एम इन हेवन। अगर ये दिखाता है बहुत अधिक किसी चीज़ की जॉय को, खुशी को, हैप्पीनेस को दिखाता है, ये सभी एक्सक्लेमेटरी की ही फीलिंग है, आई एम इन हेवन कहना। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।